दोस्तों फ्रांस में जो G7 की मीटिंग चल रही है वहां पर कल प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई और ट्रंप ने जो कमेंट मारा है ना मोदी जी पर, भाई साहब पूरी दुनिया में वायरल हो गया। ये देखिए आप। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. He looks so good. He's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. जी हाँ, डोनाल्ड भाई ने तारीफों के पुल बांध दिए मोदी जी के। लेकिन मोदी जी, एक बात आपको पता है और पूरी दुनिया को पता है कि एक आदमी है जिस पर इस दुनिया में बिल्कुल भरोसा नहीं करना, और वो कौन है? नाम बताइए उसका। My friend Mr. Donald Trump. इसलिए ये आदमी अगर किसी की तारीफ करे तो थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क हो जाना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? वेल, इसके बारे में इंटरनेशनल मुद्दे के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स में इस टाइम एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। संसद से लेकर स्टेट्स के सियासी गलियारों तक और रीजनल पार्टी से लेकर ऑपोजिशन के इलाकों तक साफ दरारें दिखाई दे रही हैं। पहले टीएमसी और उसके बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे में भी भारी टूट की बातें आ रही हैं। इसके बाद से ये सवाल शुरू होने लगा है कि क्या रीजनल पार्टीज का अस्तित्व तो इस देश में बाकी रहेगा, नहीं रहेगा? अखिलेश यादव के साथ एक गठबंधन में रह चुके ओम प्रकाश राजभर ने तो ये दावा ठोक दिया है कि ममता और उद्धव के बाद अगली बारी अखिलेश यादव की पार्टी की है। क्या ये बात सच है? चलिए इस बारे में इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम। Focus is now shifting to the country's western state of Maharashtra, where Shiv Sena, led by Uddhav Thackeray, is possibly going to see another split in the faction. The rebel MPs have formally submitted a letter now to the Lok Sabha Speaker Om Birla. According to reports, the MPs have conveyed their decision to support Eknath Shinde-led Shiv Sena in the parliament. A top story now in the split in the Uddhav Shiv Sena, and now Uddhav loyalist Sanjay Raut has stoked a huge controversy after he abused the rebel MPs. That was at a press conference that was held earlier today. Sanjay Raut abused the rebel MPs using very abusive and expletives against them. Mr. O.P. Rajbhar, who's gone on to take to X and tweeted saying, let me quote, the Samajwadi Party is set to face a major split. Ram Gopal Yadav has handed over a letter to the Union Home Minister Amit Shah. दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो टूट हुई है उसको पूरे देश ने देखा। काकोली घोष दस्तीदार की लीडरशिप में टीएमसी के लगभग 20 सांसदों ने बगावत कर दी। इन बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में मर्जर का ऐलान भी कर दिया है। सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव जैसे बड़े चेहरों ने भी इस्तीफा दिया है। बंगाल विधानसभा में भी पार्टी के 80 में से लगभग 58 से 64 विधायक पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन यहां पर बात बंगाल की नहीं हो रही है भाई साहब, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत कुछ उथल पुथल की खबरें आ रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में भी यह खबर आ रही है कि 2022 जैसा क्राइसिस मंडरा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? शिवसेना यूपीटी के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों के टूटने की आशंका जताई जा रही है। एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे इस समय दिल्ली में, और कयास है कि ये बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट बनाने का लेटर सौंप सकते हैं। संजय राउत इसके बाद भारी नाराज हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने गरिया दिया। कैसे भैया? बीप लगा के सुनाओ उनकी बाइट। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। बरं का, ही जी दर्पोगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात। संजय राउत की इस बयान के बाद उनको सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन जब उनसे ये कहा गया कि भैया आपको आपकी भाषा पर संयम रखना चाहिए, तब उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया। क्या बोला? जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल होता है, और कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है। खैर, इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग किसी की भाषा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि भैया रीजनल पार्टियों में जो बवाल मचा हुआ है ये आखिर है क्या। ऐसा बताया गया कि शिवसेना यूपीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर सौंपकर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली शिवसेना में मर्ज करने की मांग की है, सब बोला जा रहा है। इन सांसदों के पाला बदलने से लोकसभा में एनडीए का कुल आंकड़ा बढ़कर 320 तक हो जाएगा और ये नंबर आगे भी बढ़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टूट के पीछे एक बागी सांसद के हवाले से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह का भी खुलासा हुआ है। शिवसेना के एक बागी सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कहा गया था कि अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डेवलपमेंट फंड चाहिए तो पाला बदल लीजिए। सीरियसली।
दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात यूपी की राजनीति से भी आ रही है, जहां सपा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उनके सांसदों को लेकर भी एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र और बंगाल की तरह अब यूपी में समाजवादी पार्टी के अंदर भी टूट होने वाली है और पूरी की पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा। उसी को केशव प्रसाद मौर्य ने भी रिपीट किया। रामगोपाल जी अपने परिवार को बचाने के लिए सीबीआई ने जो खनन वाले में एफआईआर किया है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर हैं, तो अपने परिवार के बचाव को लेकर के रामगोपाल जी ने एक चिट्ठी अमित शाह जी को दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी विधायक की आवश्यकता है उसकी सूची ये है, आप उनको बुला के अपना पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। यही तो रामगोपाल ने चिट्ठी दी है। आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर चलेगा, तब तो विश्वास करेंगे। राजभर ने इस पॉसिबल टूट के पीछे पुराने घोटालों की जांच का डर बताया। उन्होंने कहा कि माइनिंग स्कैम और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, ये पूरा यूपी जानता है। जैसे जैसे इस मामलों में कानून का शिकंजा कस रहा है, समाजवादी पार्टी में बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद सपा से अखिलेश यादव ने राजभर के दावों पर तंज कसते हुए एक ही लाइन में कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, यानी लालच और तारीफों की ये कहानी कब तक चलेगी, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने बीजेपी पर एजेंसियों के जरिए डर दिखाने और लालच देकर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि देश में ओम प्रकाश राजभर को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, वे खुद नहीं जानते कि वो बोल क्या रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात को इस देश का कोई आदमी गंभीरता से लेता नहीं है। वो इस तरह की हमेशा बात करते हैं जैसे सन्निपात हो जाता आदमी को, तो उसे खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या कह रहा है और उसका अर्थ क्या है। अब दोस्तों, सबका पूछना है कि आखिर इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां भाजपा मिशन 360 यानी 1/3 मेजॉरिटी के लिए साम दाम दंड भेद की पॉलिटिक्स कर रही है। दरअसल विमेन रिजर्वेशन बिल और डीलिमिटेशन बिल के साथ कई और बड़े बिल पास करवाना चाहती है ये पार्टी। ये बिल्स बाकी नॉर्मल बिल से काफी अलग हैं। वहीं इसके पीछे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाजपा इलाकों की सीमित या राज्य की सीमित पार्टियों से पूरा सहयोग लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या इसके कुछ कानूनी अड़चने हैं क्या इसमें? तो भैया इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स तो हैं। देश का एंटी डिफेक्शन लॉ तभी काम करता है जब 1/3 पार्टी में टूट ना हो। टीएमसी के 28 सांसदों की फौज थी, अब उसके 20 सांसद टूटे यानी 2/3 पार्टी टूटी है। यहां एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता। ठीक यही चीज शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जहां 9 में से 6 सांसद टूटे। यहां भी 2/3 पार्टी टूटी। यहां भी अगर टूट होती है तो 2/3 पार्टी की टूट होती है। अब सपा के भी अगर 20-25 सांसद टूटेंगे तो उसके जीते 37 सांसदों का 1/3 टूटेगा। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी पार्टी टूटी है वो 1/3 टूटी है, यानी संदेश साफ है, भाजपा का मिशन 360 ऑन। अब भाजपा का मिशन 360 साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बदले हुए पॉलिटिकल सिनेरियो का नतीजा है। 2024 के आम चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, जो बहुमत से तो ज्यादा थी, लेकिन भाजपा के 400 पार के नारे से कम थी। इसके बाद भाजपा ने स्ट्रैटेजिक रूप से अपने कुनबे और सीटों की संख्या को 360 के पार ले जाने का टारगेट तय किया है, जिसे पॉलिटिकल और मीडिया गलियारों में मिशन 360 बोला जा रहा है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। किसी भी नॉर्मल कानून को पास कराने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत 272 प्लस की जरूरत होती है, लेकिन संविधान में कोई बड़ा अमेंडमेंट करने के लिए सदन में 2/3 यानी 2/3 बहुमत यानी कम से कम 362 सांसदों की सपोर्ट की जरूरत होती है। भाजपा मिशन 360 प्लस के जरिए इसी जादुई आंकड़े के बेहद करीब या इसे पार करना चाहती है, ताकि बड़े पॉलिसीज में पार्टनर्स या ऑपोजिशन पर डिपेंडेंट वो न रहे। परिसीमन बिल या डिलिमिटेशन बिल भाजपा का एजेंडा है, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहेगी। इसके तहत लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, जिससे पूरे देश का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन भी एक बड़ा एजेंडा है। इन दोनों ही कदमों के लिए संसद में भारी पॉलिटिकल सहमति और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ये चाहिए। इस मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा सीधे चुनाव का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि विपक्ष के कुनबे में स्ट्रैटेजिक सेंधमारी भी हो रही है, जिसे ऑपरेशन लोटस बोला जा रहा है। भाजपा का मिशन 360 केवल सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले टाइम में देश के पॉलिटिकल ढांचे को बदलने वाले बड़े संवैधानिक संशोधनों को बिना किसी ऑपोजिशन के संसद से पास कराने का एक सिस्टमैटिक नंबर गेम है। वहीं इसने ऑपोजिशन पार्टीज के इंटरनल डेमोक्रेसी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह साफ दिखाता है कि भारतीय राजनीति अब पूरी तरह से पावर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। रीजनल पार्टीज अगर समय रहते अपनी इंटरनल कलह को नहीं सुलझाते और कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो नेशनल स्तर की बड़ी ताकतें उनके किलों को ध्वस्त करने में देर नहीं लगाती। बाकी इस पूरे एपिसोड पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में अपनी ओपिनियन दीजिएगा उन सारे लोगों के बारे में जो अपनी ही पार्टी में इतने सालों से काम कर रहे थे और अचानक से यू टर्न मार रहे हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या लगता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, या फिर आपको लगता है पॉलिटिक्स में ऐसा भी पलटी नहीं मारना चाहिए बॉस? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाइएगा। 2 पॉडकास्ट जो हमने रिसेंटली
जरूरी किया वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाकर जरूर देखिए। डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ अलग अलग मुद्दों पर हमने बात की। और दूसरा पॉडकास्ट नीम करोली बाबा जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म आ रही है जिसको डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के साथ भी हमने ये पॉडकास्ट किया है। आप जाकर टीआरपी चैनल पर इन दोनों पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल मैं आपको एक पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ छोड़े जा रहा हूं, एंजॉय करिए और इस पूरे एपिसोड को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नीम करोली बाबा हैं कौन? क्या वो एक मिरेकल मैन है? क्या वो सिर्फ एक संत हैं? वो हैं कौन? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं। ओ बाबा जो है वो गंगा स्नान करने जाते थे, 2-3 उनके डिसाइपल्स थे, इनके साथ में जाते थे, कभी कभी अकेले भी जाते। तो बाबा जो है गंगा स्नान करके लौट रहे थे नीम करोली के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तो उनको अंग्रेज ने स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि ये तो शोर मचा रहा है, इसको बाहर उतारो। ओके। उनको धक्के मार के उतार देते। कह ठीक है बेटा, हम तो रमता जोगी बहता पानी, हम कहीं भी रम जाएंगे। बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और अपना रामधुनी लगाने लगते हैं। अब वो इंजन में कोयला डलता है, ब्रेक रिलीज करते हैं, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, लोग जो है ना परेशान है, गाड़ी चली ना। लेकिन ट्रेन रुकी कैसे थी? तो कहते रहे साहब वो किसी बाबा चढ़ गया था जो है ना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो उतारने के लिए चेन खींची थी। ये आता है और जाके फूल सब कुछ माला वाला जो भी है फूल चढ़ाता है और प्लस उनको टोकरी रखता है। और बाबा कहते हैं अरे हमने थोड़ी रोकी गाड़ी भाई, हम कैसे रुक सकते गाड़ी? खेलते रहते हैं। हमारी फिल्म में नहीं तो 25 सीन्स ऐसे होंगे जहां पे बंदर अपने आप फ्रेम में आ जा रहे हैं। फिल्म ओपन ही बंदरों के सीन से होती है। तो क्रेडिट्स में लंगूर को भी दिया है? ओपनिंग क्रेडिट। अच्छा सही में? हनुमान जी के दूत, बंदर और लंगूर। स्टीव जॉब्स की जब भी बात होती है नीम करोली बाबा का जिक्र जरूर होता है। उनकी रियल स्टोरी क्या है? बाबा का फेवरेट फ्रूट वाज एप्पल, और देयर आर 13 फोटोग्राफ्स जिसमें बिटन एप्पल भी है। ऐसा कुछ कनेक्शन की डिजाइनर तो कोई और था। कई बार होता है ना कि कुछ आप काम करते हो लेकिन आप उसका क्रेडिट टीम को देते हो। कहते बिटन एप्पल वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम नीम करोली बाबा। ओके। सो मेनी नेतागण जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा, सब बाबा के डिसाइपल थे। नेहरू जी वांटेड टू मीट, जब वो वॉर चल रहा था, इंडो चाइना वॉर, तब उन्होंने किसी से कॉल करा के महाराज जी से पूछवाया कि क्या होगा वॉर का। अच्छा। तो महाराज जी का आंसर सुनिए आप। कहते हैं भारत देश संत महात्माओं देवताओं का देश है, यहाँ पे कम्युनिज्म फटक भी नहीं सकती। अभी बाबा का स्टेटमेंट है, अब कम्युनिस्ट समझ लें देश के। टाइगर बचाओ उससे ज्यादा अभी कम्युनिज्म बचाओ। कौन सी ऐसी स्टोरीज थी जिसने आपको हिलाकर रख दिया कि अरे ये कैसे हो सकता है? सो रामदास से जुड़ी और एक स्टोरी होती है, इंटरनेट पे चलती है कि जो ड्रग्स पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे, उसके बारे में बाबा को भी पता चल गया। तो वो क्या स्टोरी थी? Is one of the days he was sitting and obviously he was carrying these drugs and obviously आपको LSD था क्या? LSD ही था। So that बाबा उनको बोलते हैं कि अरे क्या है उस पॉकेट में? वो पॉकेट में क्या है? कहते अरे बाबा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही दवाई। बोलते लाओ दिखाओ, ये जो तुम इसको खाने से, ये इतना खाने से जो मिलता है उसमें एक संत, एक महात्मा, एक ध्यानी ऑलरेडी उस स्टेज में रहता है। हनुमान चालीसा के बारे में बात करते हैं। हनुमान चालीसा लोग अलग अलग तरीके से उसको पढ़ते हैं, गाते हैं। राइट तरीका क्या है? इसके ऊपर कभी बाबा जी ने कुछ बोला? बाबा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हरि का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, हनुमान जी का नाम, आप मन स्थिति हो या ना हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको करना है नाम जप। तो महाराज जी ऑलवेज टोल्ड टू रिसाइट, टू रीड, टू रिमेंबर राम, ऑलवेज सेट सीताराम, राम राम, हनुमान जी की मूर्तियां। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही रास्ता है।